Hello everyone. Good morning to all of you. How are you? Are you fine? Okay, I am also fine. तो कैमरामैन थोड़ा सा देखिए, हमारा लैपटॉप बंद हो गया। लैपटॉप बंद हो गया। हाँ, आ गया। गुड मॉर्निंग। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके। वीडियो ओके। आज हम लोग एसएसटी सोशल स्टडी का एक्सरसाइज 3 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतना तो हमारे कैमरामैन नोट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 3 में है क्या? द नेबर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। द नेबर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी ग्रह का नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी हम किसे कहते हैं? जो क्या? जो हमारे जात का होता है। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। नहीं, देखिए, जो हमारे कॉमन है ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हमारे जात का होते हैं वो हमारे जात भाई होते हैं, जाति भाई इसे हम बोलते हैं। लेकिन पड़ोसी में अंतर है। पड़ोसी हम उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का सुख दुख में सबसे पहले आकर के हमारा साथ देता है, उसे हम पड़ोसी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि एक घर है ना, इसमें ए जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे जात की बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मानिए कि ए जात के लोग रहते हैं। इसके बगल में और भी बहुत सारे घर हैं, रहेगा ही। लेकिन फिर यहाँ पे, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है 10 किलोमीटर। यहाँ पर ए जात के लोग रहते हैं, यहाँ अलग बी रहते हैं, सी रहते हैं, डी रहते हैं, यानी इस जाति का लोग नहीं रहता है। तो मानिए इस घर में किसी को सांप काट लिया, तो सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, इसके यहाँ फोन भी आप कर दिए, लेकिन सबसे पहले इस घर से आपके यहाँ आएगा पूछने के लिए क्या हुआ, है ना, सुख में भी, और इस घर से आएगा। तो इसे हम पड़ोसी कहेंगे। यानी जो हमारे सुख दुख में सबसे पहले आकर के हमारा साथ देता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। तो वही पृथ्वी जो ग्रह है, हम जानते हैं पहले से, अभी जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक और प्लूटो है, पता नहीं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि नहीं। तो पृथ्वी के अगल बगल में, यानी अगल बगल में हुआ जो नेबर हुआ, तो पृथ्वी के इर्द गिर्द अगल बगल और कौन से पड़ोसी रहते हैं? बोलिए, क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, पूछिए पूछिए। नहीं बोला तो कि गुस्सा नहीं करेंगे। हमें आप गुस्सा करते कभी देखे हैं? सिर्फ आप ही नहीं, और भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमें कभी गुस्सा करते देखे हैं? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते। पूछिए। पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति यानी शिक्षित व्यक्ति
कभी गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि उसे शिक्षा में गुस्सा करने के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, गुस्सा करने के स्थान पे आप उस परिस्थिति से लड़ना सीखें। तो पूछिए आपको सर, क्या मैं मास्क लगा के क्यों पढ़ाता हूं? देखिए ये कॉमन सी क्वेश्चन है। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं कोरोना जो वायरस है उसकी अभी महामारी चल रही है, यानी अभी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी प्रूफ किए हैं, साबित किए हैं कि ये कोरोना का जो वायरस होता है ये हवा में भी उड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, यानी उसमें कोरोना के वायरस की संख्या है, तो वह मानी कि कोई कमरा में बोल रहा है ना, तो उसके मुंह से जो हवा निकलता है उस हवा में भी कोरोना का वायरस मौजूद रहता है, और वही वायरस किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में चला जाता है तो उसे भी हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ क्लासरूम में तो हम अकेले हैं, एक और हमारे कैमरामैन हैं जो कि लाइव क्लास की देख रेख करते हैं। जैसे अभी लैपटॉप बंद हो गई थी तो उसे उन्होंने देखा, और भी स्कूल में प्रिंसिपल सर के फैमिली रहते हैं और हम अपने डेरा से आते हैं, तो मैं स्वयं की सुरक्षा के लिए और जो हमारे संपर्क में लोग मजबूरी के कारण आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं। नहीं, इसमें गुस्सा करने की बात क्या थी? देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं तो पूरा कोशिश करता हूं और इसमें सफल भी रहता हूं कि गुस्सा नहीं करें। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आप उस परिस्थिति से लड़ना सीखें, ना कि गुस्सा करना। हमारे साथ भी बहुत प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस पर हम गुस्सा करेंगे तो गुस्सा से कोई काम नहीं होता है, आप जानते हैं। एनीवेज देखिए चैप्टर पे आते हैं, सब बुक निकाल लीजिए। चैप्टर है, हेडलाइन है द नेबर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी ग्रह का नेबर यानी कि पड़ोसी कौन कौन सा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। 1 मिनट, एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोग के पास इस चैप्टर का मीनिंग जो होता है उसे मैं कॉपी में लिख देता हूं और हमारे कैमरामैन आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं, तो उसे आप फेयर कॉपी में नोट करें और उसे याद करें। वो ज्यादा रहता है, 20-30 की संख्या में रहती है, तो 10-10 मीनिंग रोज याद करें, जिससे आपका मीनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगा और आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जाएंगे। तो चलिए अब बुक की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखते हैं। We already know that during the day the sky look different from the night. हम लोग हमेशा देखते हैं कि दिन के समय में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वह किस प्रकार प्रतीत होता है। आसमान नीला होता है ना, उसमें बादल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम रात में देखते हैं तो दिन की भांति दिखाई आसमान पड़ता है? नहीं पड़ता है, उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार जहां दिन में हमें सिर्फ नीला आसमान दिखाई देता है, वहीं रात में बहुत सारे अनगिनत तारे दिखाई देते हैं और आसमान नीला की जगह काला दिखाई देता है, सूरज के जगह हमें चांद दिखाई देता है। तो ये सब भिन्नता है दिन की अपेक्षा रात को ऊपर देखने में। The sun, moon, the star and the clouds are some most
fantastic object that we see in the sky, all this together of the universe। यहाँ पे बताया गया कि हम लोग आसमान में चाहे तो दिन को या फिर रात को जो जो वस्तुएं देखते हैं, जैसे में सूरज, चांद, सितारे, बादल, काले बादल, नीला बादल, ये सब देखते हैं, तो ये सब मिला करके हम ये इन्हीं सभी को हम यूनिवर्स बोलते हैं। 1 मिनट प्लीज। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, यानी कि ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्कशीट है काम करने के लिए। लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई एंड राइट सम सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द देम। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इनको आप देखिए, इन्हें समझिए और इनके बारे में कुछ लिखिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, लिखना आपको है। देखिए फर्स्ट जो है वो है मून, यानी कि चांद। सेकंड पिक्चर में सोलर सिस्टम है, सौर मंडल। थर्ड में यहाँ तो सिर्फ ब्लैक है, तो स्टार हो सकते हैं या फिर काली अंधेरी रात। नेक्स्ट हमारा ग्रह पृथ्वी। ओके, अब इसके बारे में आप बुक में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तब आप इसके बारे में एक लाइन तो लिखना ही है, लिख दीजिएगा। द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी का अर्थ होता है महाविस्फोट, यानी कि एक ऐसा विस्फोट जिसे आप ब्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। बम जब कहीं पे गिरता है तो क्या करता है? विस्फोट करता है। आप दिवाली के दिन में छोटे छोटे पटाखे को जलाते हैं तो क्या होता है? विस्फोट होता है। लेकिन वो एक सामान्य विस्फोट है, लेकिन यहाँ पे महाविस्फोट की कल्पना की गई है, बताया गया है कि महाविस्फोट क्या है। The origin of our universe has been explained by the Big Bang theory. Most scientists believe that a million of years ago there was a huge explosion or a bang and a huge fireball was created. After the explosion, all the things began down and slowly grew from the universe took shape. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि बहुत समय पहले, उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बहुत समय पहले क्या हुआ होगा कि किसी वस्तु का टुकड़ा है ना, वो विस्फोट किया होगा, यानी उसमें ब्लास्ट हुआ होगा और वह फट करके ब्लास्ट कर करके अलग अलग भिन्न भिन्न हिस्सों में बट गया होगा। और वही भिन्न भिन्न हिस्सा धीरे 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 जब बहुत साल के बाद ठंडा हुआ तो यह यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी उनका कहना यह रहता है कि सूरज है, सन, हो सकता है इसी में से एक भाग ऐसे ब्लास्ट किया हो, है ना, आवाज, और आवाज करने के साथ साथ बहुत सारे उसमें से टुकड़ा निकला हो, और वही टुकड़ा आकर के मरकरी बन गया, वेनस बन गया, अर्थ बन गया, मार्स बन गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये बिग बैंग थ्योरी आप समझ गए। इसका अर्थ था कि सूरज से ही किसी समय में सूरज की सतह पे एक ब्लास्ट हुआ होगा, आवाज, विस्फोट, जिसके कारण सूरज का टुकड़ा अलग अलग हिस्सों में तब्दील हो गया, और वह हिस्सा बहुत सालों के बाद जब
पानी पड़ा, मौसम ठंडा हुआ, बहुत सालों के बाद, ऐसा नहीं कि एक बार पानी पड़ा तो ठंडा हो गया, तो ये सब ठंडा हो गया और इसमें खास करके पृथ्वी में जल आई, हवा यहाँ पे आया, तो यहाँ जीवन संभव हो पाया और जीवन की शुरुआत हुई, यानी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। यही था बिग बैंग थ्योरी, यहाँ महाविस्फोट की कल्पना। नेक्स्ट पेज, द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम यानी कि अब इसमें हम सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, व्हाट इज सोलर सिस्टम, कॉमन सा क्वेश्चन है, हो सकता है पीछे क्वेश्चन में भी हो। तो द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक टुगेदर अ फैमिली इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, यानी सूरज और 8 ग्रह मिल करके एक परिवार बनाते हैं, उस परिवार को हम सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी सौरमंडल कहते हैं, सौर परिवार भी उसे कहते हैं। देखिए वही बात यहाँ पे भी है, द सन, द 8 प्लैनेट, द मून एंड द अदर ऑब्जेक्ट सच एज कमेट्स एंड एस्टेरॉइड टुगेदर मेक सोलर सिस्टम, यानी सूरज, ग्रह, सभी ग्रह का अपना अपना उपग्रह, जैसे हमारे ग्रह का उपग्रह कौन है, चांद, मून, है ना, और भी जो उल्का पिंड होते हैं, ये सब मिल करके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी सोलर सिस्टम इसे कहते हैं, यानी सौरमंडल। The sun is the closest star to the earth, is a natural source of light on the earth. सूरज जो है, यहाँ पे देखिए अर्थ है, पृथ्वी, तो सन एक क्या है, स्टार। स्टार मीन्स तारा। आप जो रात के समय में ऊपर देखते हैं बहुत सारा तारा, उसी प्रकार का तारा, एक तारा है सूरज, सन, है ना, ये हमारे सौरमंडल में है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। इसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सूरज भी तारा है और जो रात के समय में हम ऊपर की ओर देखते हैं वो भी तारा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सूरज जो है नजदीक है। तो आप देखे होंगे या फिर देखने की क्या बात है, महसूस भी किए होंगे, सूरज पृथ्वी पर से दिखने में एक गेंद इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, फुटबॉल की गेंद इतना बड़ा, है ना, और उसकी गर्मी हमारे पृथ्वी तक बहुत बढ़िया से पहुंचता है ना, लेकिन जितना गर्मी सूरज में है उससे कई ज्यादा अधिक गर्मी आसमान में जो हम रात के समय में तारा देखते हैं उसमें होता है। इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि वो सब तारा हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, यहाँ है। हालांकि वो तारा भी सब सूरज इतना साइज का है, आकार में भी सूरज से बड़ा है, गर्मी देने में भी सूरज से ज्यादा है, लेकिन वह पृथ्वी के इतना दूर है कि वह हमें एकदम बिंदु जैसा दिखाई देता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। And it is the natural source of light on the earth. और पृथ्वी पे यह एक स्रोत है, थोड़ा सा जोर से बोलने से गला में प्रॉब्लम होता है। ये सूरज जो है पृथ्वी के प्रकाश का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकाश का प्राकृतिक मुख्य स्रोत है। हमें सूरज से जब प्रकाश मिलती है सुबह के समय में, सुबह से लेकर शाम तक, तो उसका कोई बिल आता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी आते हैं महीना में कि भाई बिल दीजिए 500 रुपया हुआ, नहीं ना, यानी ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है। लेकिन वही हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब जला के क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं, तो एक महीना में एगो मोच वाले आदमी आते हैं और कहते हैं भाई बिल दीजिए। तो सूरज जो है ये प्राकृतिक
रूप से है और पृथ्वी पे प्रकाश का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, दे मूव इन द फिक्स कर्व्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। अब देखिए ये जो आठों ग्रह हैं ये अपने अपने ऑर्बिट में यानी अपने अपने अक्ष में, ये देखिए पृथ्वी का अक्ष है, मरकरी का ये अक्ष हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर गंदा मैंने कर दिया लेकिन आप समझ सकते हैं। इसका देख रहे हैं, सबका अपना अपना अक्ष है, यानी ये रस्सी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक लोहा का रस्सी रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये लोहा का रस्सी नहीं रहता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि इतने के अंदर में ही वह सूरज के चारों बगल ऐसे घूमते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं सूरज के चारों बगल, है ना, बीच में सूरज स्थिर रहता है। तो ये इसका क्या कहलाता है, ऑर्बिट, अक्ष, यानी रास्ता, उसी रास्ते पे वो घूमते रहता है। अगर सोचिए कि अपना अपना रास्ता ये सब भटक जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो क्या होगा, कभी ऐसा समय आएगा कि आपस में दो ग्रह टकरा जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, सारे उसमें जो निवास करते हैं जीव उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। The travel in the same direction but at the different distance from the sun. वे सभी एक ही दिशा में घूमते हैं, यानी ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन सभी की दूरी अत्यधिक होती है, बहुत दूर दूर में होता है, लेकिन घूमता सब ऐसे ही है। यहाँ डिड यू नो, देखिए क्या आप जानते हैं, इसके बारे में बताया गया है। प्लूटो was the 9th planet in solar system till 2006। प्लूटो, जिसके कि मैंने शुरू में चर्चा किया था कि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो 9 प्लैनेट्स याद करते थे, आप लोग तो 8 ही किए, हम लोग 9 याद करते थे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। वैसे तो पढ़ते हम अभी भी हैं, हमारा भी स्टूडेंट लाइफ है। तो प्लूटो जो है वो 2006 तक उसको ग्रह की संख्या में गिना गया, यानी लास्ट में एक और था, इसका नाम था प्लूटो, है ना। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ एंड स्मॉल प्लैनेट। अब क्या है कि हमारे पृथ्वी पर से इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। कितना दूर है जी, और समझ रहे हैं आप, हमारे पृथ्वी पर से चांद जो कि एक बॉल इतना दिखाई देता है, उस पे जब पृथ्वी पर से आदमी चला जाता है तो अत्यधिक खुशियां मनाई जाती है, नहीं कि हम चांद पे पहुंच गए, जबकि चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक है इसकी प्लूटो की अपेक्षा। तो ये प्लूटो कहाँ होगा, आप सोच रहे हैं, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तब प्लूटो। तो इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारियां हमारे साइंटिस्ट को नहीं प्राप्त होती है, जिसके कारण इसे अब हटा दिया गया। हो सकता है वो उधर ब्लास्ट भी हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो अब इसे गिनती में नहीं रखा जाता, इसलिए आप लोग 8 ही याद करते हैं। अब देखिए द सन, यहां तक सबको समझ में आया। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है इतना में पूछिए, ओके, हम आगे चलें। देखिए द सन यानी सूरज। अब सूरज के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सूरज क्या है, कैसे है ना। The sun is the center of solar system. It is a huge ball of burning gases. ये सोलर सिस्टम जो है, ये सबको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, SOLARSYSTEM, ये सोलर सिस्टम है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिक्चर थोड़ा सा गंदा हो गया है,
क्योंकि मैंने यहाँ पहले घर बना दिया था। तो आप सिर्फ समझें और ना समझें तो पूछें। पिक्चर आपके बुक में भी अवेलेबल है, आप उसे देखें। तो आप देख सकते हैं ये जो सोलर सिस्टम का पिक्चर आपके बुक में है, इसके बीच में क्या है? क्या है? जोर से बोलिए थोड़ा सा। सन। वेरी गुड। बीच में क्या है? सन। यानी सोलर सिस्टम के सेंटर में, यानी कि बीच में, मध्य में सन होता है, यानी सूरज होता है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। यह एक जलता हुआ आग का बहुत ही विशाल गोला है, उसे हम बड़ा नहीं कर सकते। विशाल यानी अत्यधिक बड़ा। यह क्या है? सूरज जलता हुआ आग का एक विशाल गोला, यानी उसके आकार गोल है तो गोला बोल रहे हैं। यहाँ आग जलते रहती है, धधकते रहती है। उसी आग से हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जैसे कि रात का समय हो, अंधेला हो, तो वहां पे कुछ हम लकड़ियां इकट्ठा करके अगर हम जला दें तो क्या हमें प्राप्त होगा? प्रकाश। अगर जाड़े का मौसम रहा तो ऊर्जा भी प्राप्त होगा, गर्मी, है ना, जिसे कि हम महसूस कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो उस आग से हम कोसों दूर भागेंगे, है ना। उष्मा तो वो हर मौसम में देगी। तो सूरज जो है वह आग का जलता हुआ एक गोला है। इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द सोलर सिस्टम। यह पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे में सूरज ही एक ऐसा है जिसके पास अपना प्रकाश है, यानी यह स्वयं प्रकाश देता है। और बाकी जो भी महान पुरुष हैं, ग्रह जो है, महान पुरुष कहने का मतलब, सॉरी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, किन्हीं के पास अपना लाइट नहीं है। सन नहीं, मून, इसके पास भी अपना लाइट नहीं है। सबको लाइट कौन देते हैं? सन, सूरज। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सूरज को देवता भी माना जाता है, सूरज की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है छठ के पर्व में। नहीं, देखिए, it control our climate and weather, it is the many times bigger than the earth। और यह सूरज जो है हमारे जलवायु को मेंटेन करता है, यानी कि कभी गर्म भी कर देता है जलवायु को, कभी ठंडा भी कर देता है। ठंडा कैसे करेगा? जब हमारा पृथ्वी सूरज के दूर आ जाएगा तो जलवायु ठंडा हो जाती है। फिर सूरज के नजदीक जब आता है थोड़ा सा तो समर सीजन, गर्मी के मौसम आ जाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि सूरज के कारण ही हमारे पृथ्वी ग्रह का जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम में भी परिवर्तन होता है। इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सूरज जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है ना। इसे आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि आप लोग सरसों का दाना देखे होंगे, देखे हैं? कौन कौन देखे हैं? सरसों का दाना कितना, कैसा रहता है? एकदम छोटा ऐसा, है ना। तो पृथ्वी को आप सरसों का दाना मानिए और सूरज को क्या मानिए? फुटबॉल का जो गेंद होता है, फुटबॉल गेंद है जो सन मानिए, सन, सूरज। आपको अब अंतर पता चल गया होगा कि पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है। एक अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़ा हो, है ना। तो आप जाने कि पृथ्वी की अपेक्षा सूरज बड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन द लाइट and heat given by the sun. Planets prepare their food, plants prepare their food in the presence of sunlight. It is an important source of energy. It obtained from the sun is called solar system. देखिए, सारे लिविंग थिंग्स यानी सारे सजीव वस्तु
सूरज के प्रकाश पर आधारित रहते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। अगर सूरज का प्रकाश ना मिले तो वह जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे में अगर सूर्य की प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे? नहीं। जानवर रहेगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु हैं, वह सूरज की प्रकाश पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना। अब देखिए कुछ ऐसा साइंस में कुछ ऐसे यंत्र की खोज कर ली गई है जिसे कि परिवर्तन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं कि एक पैनल होता है, पैनल, इसको SOLARPLATE सोलर प्लेट बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, देखे हो? ओ, घर में आपका है, बढ़िया बात है। तो ये सोलर प्लेट में कुछ मशीन्स भी रहते हैं, कुछ और भी ऑब्जेक्ट रहते हैं। मैं इसके बारे में कभी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम सनलाइट से जो ऊर्जा मिलता है उससे हम किसी दूसरे ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम सोलर प्लेट रख दिए हैं, सूरज से जो धूप इसे मिल रहा है, यहाँ से एक तार निकला हुआ रहता है ना। अब इस तार से हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, बॉल जला सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो गया ना। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी यह सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को ले रहा है और इसे फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। इसे हम पंखा भी चला सकते हैं, है ना। बैटरी भी चार्ज होता है। अब एक सोलर कुकर होता है, शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे। एक सोलर कुकर होता है, जो कुकर आपके यहाँ होता है ना, ये जिसमें भात बनता है, तो वो नॉर्मल कुकर होता है, लेकिन एक सोलर कुकर होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे इसमें तार वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उसमें भी कुछ रहता है, उसे हम डिफाइन में कभी और बता देंगे। यहाँ पे उसका वर्णन नहीं है, तो हमारे पास निश्चित समय है। तो उसमें चावल चढ़ा करके आप सूरज के प्रकाश में रख दें, उससे क्या होगा, कुछ समय में आपका भात बन जाएगा, है ना, चावल सीज जाएगा। तो ये हो गया सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा जो है, सूरज से निकलने वाली किरणें में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को हम यंत्र के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट है द प्लेनेट, यानी कि ग्रह, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लैनेट्स का नाम बताया गया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। कौन कौन है? मरकरी, बोलिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, ये आठों को आपको कॉपी में लिख के याद कर लेना है ना। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, व्हाइल जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। आप देखिए यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है फर्स्ट नंबर का जो ग्रह है, पहले पायदान का जो ग्रह है, वह सभी ग्रह की अपेक्षा छोटा है ना। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? मरकरी। और सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? वो भी मरकरी, है ना। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लेकिन इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह
जुपिटर, बृहस्पति, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों बगल रिंग छल्ले पाए जाते हैं? वो है सैटर्न, शनि ग्रह। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट लाइन है, मरकरी हैज नो मून और सैटेलाइट्स बट जुपिटर हैज मेनी मून्स। यहाँ पे एक और विशेष जानकारी है कि मरकरी जो ग्रह है उसमें किसी भी प्रकार का सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, चांद नहीं है, लेकिन जुपिटर जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसमें कई सारे उपग्रह हैं, कई सारे चांद हैं, लेकिन हमारे ग्रह का तो चांद सिर्फ एक ही है ना। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनका तो कोई भी चांद नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है, और किन्हीं का बहुत सैटेलाइट्स है, किन्हीं का 12 है, किन्हीं का 14 है ना, इस प्रकार से। तो आज का क्लास यहीं तक प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम मून, स्टार और क्वेश्चन आंसर पे विश्लेषण करेंगे, है ना। मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अब आपका काम क्या है कि जो बच्चे अभी लाइव क्लास में अटेंड हैं वो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे अटेंड नहीं है वो तो अभी हमको सुन नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग के लिए बता देते हैं कि एक बार तो क्लास अटेंड किए, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आपका वीडियो जब इस क्लास का आपके पास पहुंचता है तो उस वीडियो को भी आप 2 बार 3 बार जरूर देखें, और किसी प्रकार का कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्लास में, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी बुक नहीं है, ज्यादा बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, some of the students in our school that have no book. So I request to him and also request their parents, please buy your children's school syllabus book. आप अपने अभिभावक से रिक्वेस्ट करें कि आपको वह बुक उपलब्ध करा दें ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत, विघ्न, बाधा उत्पन्न ना हो। So goodbye to all of you.